और जयपुर के प्रतापी सम्राट सवाई जय सिंह, जिनका शासनकाल आप देख रहे हैं कि 1700 से 1743 लंबे टाइम तक रहे। और चूंकि मिर्जा राजा जय सिंह का 46 साल है तो वो सर्वाधिक समय तक रहे। पर मिर्जा राजा जय सिंह 46 साल में 3 मुगल बादशाहों का शासनकाल देख पाए थे, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। जहांगीर जो उनको अहमदनगर में मलिक अंबर के खिलाफ भेजता है, शाहजहां जो उनको कंधार भेजता है और मिर्जा राजा की उपाधि देता है, औरंगजेब जो उनको साउथ में शिवाजी के खिलाफ भेजता है, जहां वो शिवाजी के साथ में पुरंदर की संधि करते हैं। मोटी मोटी सी बात उनकी ये। पर औरंगजेब के मरने के बाद इतने बेलखने मुगल बादशाह बने कि नाम रखने की तो आवश्यकता ही नहीं है, एक आता दूसरा चला जाता। औरंगजेब के टाइम से आदमी रहने लगा। औरंगजेब, उसके बाद बहादुर शाह प्रथम, फिर जहांदार शाह, फिर फर्रुख शियार, रफीउद दर्जात, रफीउद औला, मोहम्मद शाह रंगीला, यूं करके 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। आपने संख्या याद रखनी कि कितने मुगल बादशाह बने थे इसके शासनकाल के दौरान। तो 7 मुगल बादशाह थे, वो इसके शासनकाल के दौरान बन गए थे। तो सिंपल सा कि किसने 7 मुगल बादशाहों के साथ कार्य किया था, तो सवाई जय सिंह है। ऐसा कहा जाता है कि इसका वास्तव में नाम तो विजय सिंह था और इसका एक छोटा भाई था, उसका नाम जय सिंह था। पर ये बहुत चतुर था और एक बार अपने पिता के साथ में, औरंगजेब जब मुगल बादशाह था, औरंगजेब 1707 में मरता है, 1700 में राजा बना था। अपने पिता के साथ अपने औरंगजेब के दरबार में गया हुआ था। वहां कहते हैं कि औरंगजेब इसकी वाकपटुता को देखकर, इसके प्रेजेंस ऑफ माइंड को देखकर, माइंड जो प्रेजेंस जो होता है उसको देखकर औरंगजेब बड़ा राजी होता है। और औरंगजेब कहता है कि यार ये तो उस पहले वाले जय सिंह से भी सवाया है। पहले वाला जय सिंह कौन? मिर्जा राजा जय सिंह। तो ये तो मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया है। सवाया समझते हो? एक से ज्यादा सवाया हो जाए, एक और 1/4 मिलाए तो उससे 1/4 और ज्यादा, ये उससे कम नहीं है। तो बाद में वो अपने आप इसका नाम कर दिया गया कि भाई इसको जय सिंह के साथ तुलना की गई, उसे सवाया बताया गया, तो इसका नाम तो कर दिया गया सवाई जय सिंह। और फिर भाइयों के नाम चेंज कर दिए गए। इसका नाम विजय सिंह था तो इसका नाम तो कर दिया जय सिंह, और छोटे भाई का नाम विजय सिंह, आपके छोटे भाई का नाम जो था वो कर दिया गया विजय सिंह। नाम चेंज कर दिए गए। इसका नाम विजय सिंह था तो इसका जय सिंह कर दिया गया, और छोटे वाले भाई विजय सिंह का नाम बदलकर, सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं, हाँ और उल्टा बोल गया क्या मैं, इसका नाम तो था विजय सिंह, तो इसका नाम तो बदल के कर दिया जय सिंह। और जो जय सिंह था इसका भाई, उसका नाम बदलकर कर दिया गया विजय सिंह। थोड़ा सा याद रख लेना, ज्यादा काम की बात नहीं, इतना याद रहे कि कई बार ये होता है कि सवाई नाम के आगे क्यों लग रहा है, तो कि भाई औरंगजेब ने कह दिया था कि ये तो उसे सवाया है, तो बाद में सवाई जय सिंह नाम पड़ गया। और उसके बाद में जयपुर में जितने राजा बने थे उनकी उपाधि सवाई चलती रही टिल इंडिपेंडेंस। जब तक राजतंत्र रहा था, जयपुर के सारे राजा कौन से टाइटल का प्रयोग किया करते थे? तो सवाई टाइटल का प्रयोग किया करते थे। ये टाइटल सबसे पहले किसके मिलता है? तो अपने को सवाई जय सिंह के मिलता है। 7 मुगल बादशाहों के साथ काम किया था। क्या क्या चीजें हम पढ़ते हैं, फिर हम एक बात पढ़े। औरंगजेब मरा, औरंगजेब के मरने के बाद उसके 2 बेटे फिर लड़ पड़े। एक का नाम मुअज्जम, एक का नाम आजम, और इन दोनों के बीच में युद्ध होता है, जाजऊ का युद्ध। औरंगजेब के मरने के बाद इन दोनों भाइयों के बीच में 1707 में जाजऊ का युद्ध हुआ। इसमें सवाई जय सिंह था, उसकी साउथ में पोस्टिंग थी, आजम की भी साउथ में पोस्टिंग थी, इसलिए आजम में सवाई जय सिंह में अच्छी बनती थी, इसलिए सवाई जय सिंह आजम का साथ देता है। इसने आजम का साथ दिया। तो इसका जो छोटा भाई था विजय सिंह, नाम तो उल्टे किए आप समझ ही रहे होंगे आप, छोटा भाई विजय सिंह, उसको लगता था राजा मैं बनूंगा, तो उसने मुअज्जम का साथ दे दिया। लकीली मुअज्जम जीत गया। जाजऊ के युद्ध में जो मुअज्जम और आजम के बीच में हुआ, सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया, इसके छोटे भाई विजय सिंह ने मुअज्जम का साथ दिया, मुअज्जम जीत गया और बहादुर शाह प्रथम के नाम से मुगल बादशाह बना। नाम बदल के कर लिया अपना बहादुर शाह, बाद में एक सेकंड और बनता है इसलिए हम इसको फर्स्ट कर देते हैं, इसके नाम से मुगल बादशाह बना। पर अब इसके मन में ये बात रही यार अपने खिलाफ कौन कौन थे। आजम तो मर जाता है युद्ध के अंदर, मार देता है बहादुर शाह या मुअज्जम जिसको हम कहते हैं। अपने खिलाफ कौन कौन थे? तो कहा आमेर वाला सवाई जय सिंह अपने खिलाफ था और इस वाला छोटा भाई विजय सिंह अपने साथ। तो ये बहादुर शाह आता है वहां से
आमेर आता है, आमेर में आके विजय सिंह को तो बना देता है राजा, आमेर का राजा बना देता है और सवाई जय सिंह को हटा देता है। आमेर का राजा बनाया और आमेर का राजा बना के आमेर का नाम बदलकर इसने कर दिया इस्लामाबाद। पाकिस्तान की राजधानी बना दी, इस्लामाबाद कर दिया। या एक नाम हमें और मिलता है मोमिनाबाद। याद रखना आप कि औरंगजेब के बेटों में सक्सेशन स्ट्रगल हुआ, बैटल ऑफ जाजऊ, जिसमें मुअज्जम और आजम लड़े। सवाई जय सिंह ने आजम का साथ दिया था, जीत मुअज्जम की हुई। मुअज्जम का साथ सवाई जय सिंह के छोटे भाई विजय सिंह ने दिया था, इसलिए जो मुअज्जम है वो आमेर पर आक्रमण करता है, सवाई जय सिंह को हटा देता है, रिप्लेस करता है, इसके छोटे भाई विजय सिंह को राजा बनाता है और आमेर का नाम बदलकर क्या कर देता है, इस्लामाबाद या मोमिनाबाद। अब मैं एक बात बताना चाहूंगा आपको। एक चीज अपनी पड़ी हुई है कि औरंगजेब ने अपने जीवन काल में जोधपुर में अजीत सिंह को राजा नहीं बनने दिया था। अजीत सिंह बेरोजगार चल रहा है, यहां हमने पढ़ा कि यहां बेरोजगार को किसको कर दिया गया है, बहादुर शाह ने सवाई जय सिंह को बेरोजगार कर दिया। इसलिए दोनों सवाई जय सिंह और अजीत सिंह दोनों गठबंधन बनाते हैं और गठबंधन बना कहते हैं कि अब अपने को क्या करना चाहिए, अब बहादुर शाह के खिलाफ अपने को लड़ाई करनी चाहिए, लड़ाई करके अपना वापस लेना चाहिए। लड़ाई में और किसी मोटे लोंठे राजा का साथ लिया जाए और ठीक रहे। राजस्थान की शक्तिशाली बड़ी रियासत कौन सी, मेवाड़। मेवाड़ महाराणा हुआ करते थे अमर सिंह सेकंड। ये अमर सिंह जी के पास आए और अमर सिंह जी को आके कहा आप हमारा साथ दो और अपने मिलके बहादुर शाह के खिलाफ लड़ते हैं और हमारे राज्य वापस दिलवाओ आप। किस किस के राज्य वापस दिलवाने हैं? अजीत सिंह को दिलवाना है मारवाड़ वापस और सवाई जय सिंह को दिलवाना है आमेर वापस। किससे दिलवाना है ये? तो बहादुर शाह। बहादुर शाह प्रथम जो मुगल बादशाह है। और इस समझौते को मैंने आपको बताया था, इस समझौते को कहा जाता है देबारी समझौता, देबारी एग्रीमेंट। मेवाड़ के अंदर ये देबारी नाम की जगह पड़ती है। जब मैंने मेवाड़ पढ़ाए थे तब मैंने देबारी समझौते के बारे में और खुल के कई बातें बताई थी कि देबारी समझौता मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम के खिलाफ मेवाड़ महाराणा अमर सिंह सेकंड, मारवाड़ के राजा अजीत सिंह और आमेर के राजा सवाई जय सिंह के बीच हुआ, जिसमें कहा गया कि सवाई जय सिंह को आमेर और अजीत सिंह को मारवाड़ दिलाने में सहायता की जाएगी और एक शर्त और रखी गई कि अमर सिंह सेकंड की बेटी थी चंद्र कंवर। ये बात मेरी बताई हुई है, मैं रिपीट करवा रहा हूं। चंद्र कंवर, इसकी शादी सवाई जय सिंह के साथ की जाएगी, पर शर्त यह है कि इनका जो पुत्र होगा वही आमेर का अगला राजा बनेगा। उसे अगला राजा बनाया जाना चाहिए। तो ये देबारी समझौता हुआ और इसमें फिर तीनों मिले, तीनों की सेनाएं, अमर सिंह ने अपनी सेना भेजी, सवाई जय सिंह और अजीत सिंह की सेना थी। पहले ये मारवाड़ गए, मारवाड़ पर वहां पर इन्होंने मुगलों का जो भी अधिकार था उसको समाप्त किया। मारवाड़ पे अजीत सिंह का कब्जा हुआ, फिर दोनों अजीत सिंह और सवाई जय सिंह की सेनाएं वहां से आगे बढ़ी। फिर एक युद्ध होता है, सांभर का युद्ध। फिर यहां मुगलों का कब्जा हो रखा था सांभर। सांभर की बात तो आपने कई बार की हुई है। 1709 में सांभर का युद्ध होता है, क्या बेहतरीन युद्ध था। पता नहीं हिस्ट्री की किताबें बताती क्यों नहीं है। सवाई जय सिंह और अजीत सिंह की मिली जुली सेना, सवाई जय सिंह प्लस अजीत सिंह, सामने मुगलों का जो सेनापति था उसका नाम था सैयद हुसैन खान। सैयद हुसैन खान मुगल कमांडर था, मुगल सेनापति था। न केवल मुगलों को हराया गया बल्कि सैयद हुसैन खान को इस युद्ध में मार दिया गया था। और सांभर का युद्ध जीतने के बाद सवाई जय सिंह आमेर में प्रवेश करते हैं और आमेर के राजा बन जाते हैं। 1709 का सांभर का युद्ध, बैटल ऑफ सांभर। और उसके बाद में कहा गया कि सांभर मेवाड़ और मारवाड़ दोनों की जमीन है। तो कोई पूछेगा कौन से शहर को मेवाड़ और मारवाड़ दोनों का मिला जुला अधिकार वाला शहर माना जाता था, तो सांभर था। और कालांतर में जब अंग्रेजों ने सांभर की झील ली थी नमक बनाने के लिए, तो यहां से जितने भी रेवेन्यू वगैरह आता तो उसको भी जयपुर और जोधपुर दोनों में बांटा जाता था। यहां से नमक बनाने का था तो बाद में जयपुर जोधपुर दोनों में बंटता था। अंग्रेजों ने जब कब्जा किया तब भी उन्होंने दोनों के साथ वैसे संधि की कि भाई यहां से जो भी रेवेन्यू आएगा वो आपके अंदर बांट दिया जाएगा।
तो याद रखना भाई, ये सांभर का युद्ध था, इसके बाद में यहाँ पर ये कब्जा कर लेते हैं। और सईद हुसैन खान मुगल कमांडर था, तो इसके अंदर लड़ता हुआ मारा गया था। ये सब देबारी समझौते के बाद की बातें हैं। देबारी समझौता जब मैंने पढ़ाया था तो मैंने और आपको पढ़ा दिया था। कहने का मतलब यह है कि सवाई जयसिंह अपने बाहुबल से अपना राज्य पुनः प्राप्त करता है, न केवल बाहुबल से बल्कि डिप्लोमेसी, और जब वो राजस्थान के बाकी 2 रियासतों को भी मुगलों के खिलाफ अपने साथ लेकर आ जाता है। एक ये फोटो है देबारी समझौते के बाद की, जिसमें बीच में अमर सिंह सेकंड है, मेवाड़ के राजा, मेवाड़ी पगड़ी आप ऊपर देख सकते हैं। उस साइड में ये अजीत सिंह है, ये इधर वाले घोड़े पर बैठे हैं, ये सवाई जयसिंह बैठे हैं। अमर सिंह सेकंड पीछे मुड़ के जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं वो राजपुताने का गैरिबाल्डी वीर दुर्गादास राठौड़ है। पीछे दुर्गादास राठौड़ चल रहे हैं, बराबर में 3 राजा चल रहे हैं। वो देबारी समझौता जिसके अंदर दुर्गादास राठौड़ ने राजस्थान की 3 रियासतों को एक साथ लाकर खड़ा कर दिया था। जो काम गैरिबाल्डी ने इटली के एकीकरण में किया था, कुछ उसी प्रकार का काम दुर्गादास राठौड़ राजस्थान के एकीकरण में कर देता है। वो राजपुताने की 3 बड़ी रियासतों को एक साथ लाकर खड़ा कर देता है। ऐसी कौन से समझौते के दौरान किया गया था, तो आप याद रखें, देबारी एग्रीमेंट के बाद किया गया था। तमाम बातें जो मैंने बताई याद रहे आपकी। मेवाड़ पेंटिंग है, बहुत अच्छी मेवाड़ की पेंटिंग बनी हुई है। मैं पहले इन नीचे वाली 2 की बात करना चाहूंगा, फिर मैं ऊपर चलना चाहूंगा। बूंदी विवाद में आपको बता चुका हूं, हम पढ़ चुके हैं कि वहां बूंदी में एक राजा थे बुद्ध सिंह, उनके कोई बेटा नहीं था, इसलिए सवाई जयसिंह के कहने पर वहां पर दलेल सिंह नाम के एक लड़के को गोद लिया गया था, जो कि करवड़ के जागीरदार सालिम सिंह का बेटा था। और कालांतर में बुद्ध सिंह के खुद के उमेद सिंह नाम का जब बेटा हो गया था, तो वहां उन दोनों के बीच में लड़ाई हुई थी। सवाई जयसिंह उसमें इंटरफेयर करता है, सवाई जयसिंह उसमें दलेल सिंह का साथ देता है। सवाई जयसिंह ने साथ दिया और उमेद सिंह का साथ मराठे देते हैं। तमाम बातें क्या थी क्या नहीं थी मैं दोहराने की आवश्यकता नहीं समझता कि आप जब मैंने बूंदी पढ़ाया था तब सारी बातें सुन चुके हैं, पर याद रहे कि जयपुर बूंदी विवाद क्या था, कभी ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने दोबारा यहां मेंशन किया ताकि आपकी चीजें याद रह जाए। ऐसे भरतपुर के अंदर एक और हुआ था। कहते हैं कि औरंगजेब की मृत्यु के बाद हालांकि औरंगजेब की मृत्यु तो कहा, औरंगजेब के जीवन काल में मथुरा से भरतपुर के बीच का बेल्ट था, ये जाट बेल्ट हुआ करता था, जिसे आज हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश कहते हैं। यहाँ पर बड़े तौर पे जाटों के गांव हुआ करते थे, जाट जमींदार थे यहाँ के। और औरंगजेब की जब आर्थिक नीति खराब हो गई थी, जब उसने टैक्स बढ़ाने शुरू कर दिए, तो किसानों पे टैक्स का भार पड़ा। और फिर चूंकि उसकी धार्मिक नीति भी थोड़ी गलत थी, तो जिन पे टैक्स बढ़ाए गए उनको लगा कि टैक्स राजा ने इसलिए बढ़ाए हैं क्योंकि अपने हिंदू है, इसलिए बड़े तौर पर यहाँ पे जाट सरदारों ने विद्रोह करने शुरू किए, जिनमें हम जब मिडिवल पढ़ेंगे, जब मैं भरतपुर पढ़ाऊंगा तब मैं पढ़ाऊंगा आपको गोकुला जाट और राजाराम जाट, जिन्होंने औरंगजेब के टाइम में विद्रोह कर दिया था। उनकी बातें हम तब और करेंगे। हालांकि औरंगजेब एक शक्तिशाली राजा था और उसने उन विद्रोहों को दबा दिया, उन विद्रोहों को उसने फैलने नहीं दिया। कालांतर में वो विद्रोह तो दबा दिए गए, पर यहां पर फिर ये वाला जो एरिया था ये पूरी तरीके से डिस्टर्ब्ड हो गया एरिया। और औरंगजेब के मरने के बाद इन लोगों ने यहाँ पे टैक्स देना बंद कर दिया। चूड़ामन नाम के एक सरदार हुए थे भरतपुर के, उन्होंने ये टैक्स वगैरह देना इनको बंद कर दिया। धीरे धीरे उधर मुगल साम्राज्य का पतन होता जा रहा है, तो मुगलों में कोई शक्तिशाली आदमी नहीं बचा जो इधर वालों को आके कंट्रोल कर सके। ये लोग यहाँ पावरफुल होते जा रहे थे, और इस रास्ते से जो भी मुगलों की गाड़ियां कोई निकलती तो उनको इन लोगों ने लूटना शुरू कर दिया। मुगल बादशाह बना हुआ था मोहम्मद शाह रंगीला, जैसा आप नाम देख रहे हो वैसा ही आदमी था, रंगीन जीवड़ा था, इतना रंगीला था कि कई बार दरबार में बिना कपड़ों के आ जाया करता था। मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जयसिंह को कहा, यार सवाई जयसिंह तुम्हारा राजस्थान का मैटर है, वो भरतपुर के अंदर देख यार, थोड़ा अपने खिलाफ भावनाएं हैं वहां पर। सवाई जयसिंह जब भरतपुर आए तो सवाई जयसिंह के फेवर की एक बात थी कि भरतपुर में उस समय 2 लोग राज्य के लिए आपस में लड़ रहे थे। चूड़ामन की मृत्यु हो गई थी और 2 बंदों के बीच में डिस्प्यूट चले, मोहकम सिंह और बदन सिंह। मोहकम सिंह और बदन सिंह के बीच में डिस्प्यूट चल रहा था। मोहकम सिंह राजा बना हुआ था और बदन सिंह चाहता था कि राजा मैं बनूं। सवाई जयसिंह ने बदन सिंह का साथ दिया। सवाई जयसिंह ने कहा कि बदन सिंह मैं तेरे को राजा बना दूंगा। उसने कहा थैंक यू, आप कहोगे वैसे मैं कर दूंगा, तो तुझे ये जो विद्रोह चल रही है बंद करने पड़ेंगे, हम तेरे को राजा ही मान लेंगे, और राजा मान लेंगे तो टेरिटरी अलग
तो इतने इधर शांति से रहे, मुगलों को उधर शांति से रहने दे। बदन सिंह ने कहा ठीक है, तो बदन सिंह को राजा बना दिया गया। बदन सिंह को डीग की जागीर दी थी सवाई जय सिंह ने, डीग की जागीर दिलवाई मुगलों से, ये जागीर दो भाई इसको, ये ब्रिज प्रदेश है, इसलिए कहा जाट राजा बदन सिंह को आज के बाद ब्रिज राज कहा जाए, तो ब्रिज राज कहा जाता था। और बदन सिंह इस बात को बहुत मानते भी थे कि मुझे सवाई जय सिंह ने राजा बनाया है, इसलिए बदन सिंह यहाँ जयपुर खूब ही आया करते थे, और उनके नाम पर बाकायदा जयपुर के अंदर एक जगह बनी हुई है, बास बदनपुरा, तो बदनपुरा नाम की जगह है वो बदन सिंह जी के नाम से। तो याद रहे कि भरतपुर में जब मोहकम सिंह और बदन सिंह नामक दो उत्तराधिकारियों में विवाद चल रहा था चूड़ामन की मृत्यु के बाद, तो सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया? तो बदन सिंह का साथ दिया। उसे कौन सी जागीर दिलवाई? तो डीग की जागीर दी। उसे उपाधि क्या दी? तो उसे ब्रिजराज की उपाधि दी। और ऐसा किसने कहा था उसे करने के लिए? तो मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा था। तो जब सवाई जय सिंह वापस गया तो मोहम्मद शाह रंगीला बड़ा राजी हुआ कि यार भरतपुर वाले विद्रोह को तो शांत करके आया, और मोहम्मद शाह रंगीला ने सवाई जय सिंह को एक उपाधि दी, राज राजेश्वर, कि तू राजाओं का भी राजा है, तू तो राजा बनाने वाला आदमी है। तो इसे कौन सी उपाधि दी गई थी? राज राजेश्वर की। तो कोई पूछे कि कौन सा विद्रोह समाप्त करने की वजह से मोहम्मद शाह रंगीला ने इसको ये उपाधि दी थी? तो भरतपुर विद्रोह शांत करने की वजह से। भरतपुर में विद्रोह था किसके बीच? मोहकम सिंह और बदन सिंह। सवाई जय सिंह किसका साथ देता है? बदन सिंह। उपाधि क्या देता है उसको? तो उपाधि उसको कौन सी दी गई आपके? ब्रिजराज, ब्रिज के राजा। जागीर कौन सी दी गई? डीग की जागीर दी गई। ये दो बातें। तो मतलब बूंदी और भरतपुर में राजा यही बनाता है। बूंदी के अंदर ये दलेल सिंह को राजा बनाता है, और जब तक जिंदा रहा था इसने मराठों से पंगे लिए थे और दलेल सिंह को राजा बना के रखा था। और भरतपुर में तो बदन सिंह जी को बना ही दिया था। हम भरतपुर पढ़ेंगे तब ये बात भिन्न रूप से और करेंगे। ऐसे ही जोधपुर और बीकानेर में विवाद की स्थिति चल रही है। जोधपुर में राजा हुआ करते थे अभय सिंह, बीकानेर में राजा हुआ करते थे जोरावर सिंह। आपको नाम याद आ रहे होंगे सभी नाम, अभय सिंह, जोरावर सिंह। ये आपने हुरडा सम्मेलन में राजा पढ़े हैं सारे के सारे। ये आपके जोधपुर का राजा। इनके बीच में विवाद चल रहा था। सवाई जय सिंह और अभय सिंह की आपस में बनती नहीं थी। मैंने बताया था हुरडा सम्मेलन वाले में भी अध्यक्ष को लेकर इनके बीच विवाद हो गया था, और इस बात पर ये जोरावर सिंह का साथ देता है। तो जोरावर सिंह का साथ किसने दिया? सवाई जय सिंह। और सवाई जय सिंह ये युद्ध जीत लेता है। साथ क्या देता है? सवाई जय सिंह लड़ता है अभय सिंह से इस युद्ध में। अभय सिंह इस बात से नाराज था कि तू बीकानेर वालों की सहायता कर रहा है। गंगवाना अजमेर के अंदर एक जगह पड़ती है। 1741 के इस युद्ध में सवाई जय सिंह की जो सेनाएं है वो जोधपुर की सेनाओं को, अभय सिंह की सेनाओं को हरा देती है। तो ये भी याद रखे भाई कि अभय सिंह जोरावर सिंह वाला विवाद था, उसमें सवाई जय सिंह ने किसका साथ दिया था? तो जोरावर सिंह बीकानेर का साथ दिया था। हम आगे बढ़े। उस समय की सबसे बड़ी ताकत मराठे थे। किसी टाइम में राजस्थान के राजा या तो मुगलों के लिए लड़ते थे या मुगलों के खिलाफ लड़ते थे। अब मुगलों में इतनी ताकत ही नहीं बची थी कि मुगलों से लड़ा जाए। या अब नई ताकत जो थे वो मराठे थे। मराठे लगातार साउथ में तो हिट हो ही गए थे। अब साउथ के बाद मराठे मालवा पर अटैक कर रहे थे। मालवा और गुजरात मैंने कि बताया जैसे कि धन धान्य वाले प्रदेश उत्तर भारत के, और कोई भी मुगल बादशाह या दिल्ली का सुल्तान जो भी बनता वो चाहता कि वो मालवा और गुजरात पर तो अपना नियंत्रण बनाकर रखे, वहां पर कंट्रोल रहे। पर अब कमजोर मुगल बादशाहों से मालवा का नियंत्रण नहीं रह पा रहा था। इसलिए मुगलों को लगा कि किसी ऐसे बंदे को मालवा का नियंत्रण दिया जाए जो शक्तिशाली हो, वहां का संभाल सके। हालांकि मुगल तो नहीं भी चाहते होंगे, पर मुगलों को मराठों को दबाना जरूरी था। सवाई जय सिंह उस समय का शक्तिशाली राजा। सवाई जय सिंह 3 बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था। याद रहे, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि सवाई जय सिंह कितनी बार मालवा का गवर्नर बनाया गया था, कितनी बार सूबेदार बनाया गया था? तो 3 बार मालवा का सूबेदार बनाया गया था। बड़ी बात है। 1713 में फर्रुखसियर, 1730 और 1732 में मोहम्मद शाह रंगीला, इसे 3 बार मालवा का गवर्नर बना देते हैं। और ये खुद कि जब मुगलों की तो चल ही नहीं रही है, वो भरतपुर का विवाद ही नहीं दबा पा रहे थे, और वो भी सवाई जय सिंह जाके दबा के आ रहा है, जो कि एक नई नई रियासत बन रही थी भरतपुर। हालांकि उसके बाद तो भरतपुर ने और अपना विकास किया। तो मालवा में तो मुगल क्या ही संभाल पाते। तो उन्होंने सवाई जय सिंह को भेजा, और सवाई जय सिंह ने भी उन पर दबाव देके मालवा ले लिया। उनका कि मैं ठीक है मराठों के खिलाफ लड़ने के लिए चला जाऊंगा, लेकिन मुझे मालवा देना पड़ेगा। ऐसा है दुर्बल मुगल बादशाह
क्या करते और उन्होंने सवाई जयसिंह को 3 बार मालवा का गवर्नर बना दिया। तो उस मालवा पर नियंत्रण के लिए सवाई जयसिंह के मराठों के साथ में लड़ाइयां होती है। 3 युद्ध है। पील सूद के युद्ध मालवा में 3 जगह पड़ती है, मंदसौर का युद्ध, रामपुरा का युद्ध। 1715, 1733, 1735। मैं याद दिलाता हूं कुछ चीज सोचना। 1713 में फर्रुख शेर के कहने पर यह मालवा का गवर्नर बनता है। मराठों के साथ वहां पर इसका पील सूद नामक स्थान पर युद्ध होता है। 1715 में सवाई जयसिंह जीत जाता है। जीत करने का मतलब किसकी? तो सवाई जयसिंह की बोल रहा हूं। सवाई जयसिंह जीत गया। बाद में से 1730 में वापस गवर्नर बनाया गया। 1732 में वापस गवर्नर बनाया गया। 1732 में जब ये वापस गवर्नर बना तब फिर इसकी एक बार मराठों से वहां पर टक्कर होती है मंदसौर में। इस बार ये हार गया। अब देखना आप बात, जाना पिछले नोट्स पर आप। 1733 में मंदसौर के युद्ध में सवाई जयसिंह मराठों से हार जाता है। इसलिए सवाई जयसिंह की एक बात बहुत ढंग से समझ में आई कि मराठों के खिलाफ अब अकेले पार नहीं पड़ेगी। अब पील सूद वाली स्थिति नहीं है जब मैंने मराठों को हरा दिया था। अब मराठे ज्यादा शक्तिशाली होते जा रहे हैं। अब वह बाजीराव प्रथम मराठों का पेशवा था जिसका सपना था कि अटक से कटक तक मराठों का झंडा फहरा दिया जाए। इसलिए पार नहीं पड़नी अब। तो हमने पढ़ते हैं कि 1734 में सवाई जयसिंह राजस्थान के सभी राजाओं को साथ लेकर हुरडा सम्मेलन करता है। सब राजाओं के अपने अपने स्वार्थ। मेवाड़ की बाउंड्री मालवा तक लगती थी, इसलिए मराठे मालवा में जब लूटपाट करने आते हैं तो मेवाड़ में लूटपाट कर रहे हैं। हमने पढ़ा कि मेवाड़ इनका सबसे पहले शिकार बना था। कोटा की बाउंड्री मध्य प्रदेश में लगे, इसलिए कोटा भी उनका केंद्र बना हुआ। बूंदी के तो उत्तराधिकार संघर्ष का नतीजा ही अपने आप में मराठे कर रहे हैं। जोधपुर वाला अभय सिंह गुजरात तक अपना नियंत्रण स्थापित करना चाहता है, मारवाड़ का नियंत्रण वहां तक ले जाना चाहता है। मराठे भी उधर गुजरात में अपना इंटरफेयर करना चाहते हैं, इसलिए अभय सिंह की उधर टक्कर हो रही है उनके। अभय सिंह का भाई बख्श सिंह था तो वह भी तैयार हुआ साथ में कि मैं भी चलूंगा। किशनगढ़, करौली और बीकानेर के राजा भी तैयार हुए, और इन सब ने हुरडा में 17 जुलाई 1734 को एक प्रतिज्ञा की कि सभी एक दूसरे के मित्र बने रहेंगे। मराठों के खिलाफ वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में युद्ध किया जाएगा। पर मैंने बताया कि राजाओं की खुद की महत्वाकांक्षाएं इतनी ज्यादा थी, इतने ज्यादा सेल्फ एम्बिशियंस रूलर हुआ करते थे कि दूसरे के झंडे के नीचे लड़ने के लिए ज्यादातर तैयार हो ही नहीं पाते थे। उसमें भी एक दूसरे के तो मरे ही नहीं हो पाते थे। बीच बीच में कोई छोटे मोटे प्रयास हम भले ही देखते हो, वो प्रयास जब भी ऐसे हुए तो सफल भी हो पाए। वो प्रयास संगा के टाइम में, प्रताप के समय में यदि ये लोग मिलजुल के लड़े तो सफल भी हो गए, लेकिन वो अपवाद है। इसलिए रामपुरा वाले मैदान में अपनी सेनाएं तो भेजी, फिर भी सबने थोड़ी सेनाएं भेजी, लेकिन इस बार फिर ये रामपुरा में हार गए थे। तो इनमें कनेक्शन है आपस में कि मंदसौर में 1733 में हारने के बाद 1734 में हुरडा सम्मेलन है। हुरडा सम्मेलन की लाइन है कि वर्षा ऋतु समाप्त होने के बाद रामपुरा में मराठों के खिलाफ युद्ध किया जाएगा। ये रहा रामपुरा का युद्ध, इसमें वापस हार गए थे। तो मराठों के और सवाई जयसिंह के बीच में क्या क्या चीजें थी, तो ये चीजें याद रख लेना। 3 युद्ध याद रखने हैं आपको। ये मालवा पर कब्जे को लेकर हो रहे थे। इधर बाजीराव प्रथम की 1740 में मृत्यु हो जाती है। उसका बेटा बालाजी बाजीराव अब नया पेशवा बनता है। सवाई जयसिंह को पता चल गया कि अब मालवा में कंट्रोल नहीं रखा जा सकता। सवाई जयसिंह ने मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला को कहा कि मालवा पे अब मराठों का नियंत्रण होगा, हम नियंत्रण नहीं रख पाएंगे वहां पे। और अब मराठों के हमले हमारे राजस्थान में भी इतने बढ़ने लगे हैं कि अब अपनी अपनी रियासतें संभालनी पड़ेगी। उधर मराठे इतने शक्तिशाली हो गए थे कि वो दिल्ली तक जाकर टैक्स ले रहे थे। और हम मॉडर्न पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि बाजीराव प्रथम एक दिन अपने मात्र 500 घुड़सवारों के साथ दिल्ली जाकर घेर लेता है। दिल्ली का मुगल बादशाह मोहम्मद शाह रंगीला बाजीराव प्रथम के नाम से दिल्ली छोड़कर भाग जाता है। मोहम्मद शाह रंगीला ने कहा, तू यार सवाई जयसिंह इंटेलिजेंट आदमी है,
तू तो मराठों से एक बात कर ले कि यार ये दिल्ली में लूटपाट करने नहीं आए और मैं खुद इनको मालवा दे देता हूं। दिल्ली आते हैं तो यार बेइज्जती होती है यार, थोड़ी बहुत तो बंदे की इज्जत रहने दो यार ऐसे। फिर सवाई जय सिंह 1741 में पेशवा बाजीराव के साथ में धौलपुर में एक समझौता करता है और उसमें वो कहता है कि मैं आपको मुगलों से मालवा दिला दूंगा, या वो नर्मदा नदी के इधर इधर वाला भाग दिलाता है, थोड़ा ये वाला भाग आपको दिला दिया जाएगा, आप प्लीज लूटमार करने उनके एरिया में लूटमार मत करो, सीधा सीधा हम आपको ये दिलवा देंगे। तो सवाई जय सिंह और पेशवा बाजीराव बालाजी बाजीराव के बीच ये समझौता हुआ था। रुपए वगैरह इतने रुपए दे दिए जाएंगे, कई बातें की गई थी इसके अंदर। अपने को समझौते के ज्यादा अंदर नहीं जाना, इतना याद रखना है। सवाई जय सिंह किसकी तरफ से था? तो मोहम्मद शाह रंगीला का प्रतिनिधि है इसमें। सिंपल सा आपसे कोई पूछेगा कि धौलपुर समझौता किस किस के बीच में हुआ था, तो धौलपुर समझौता एक तरीके से तो मुगलों और मराठों के बीच में है, पर मुगलों की तरफ से बातचीत कौन कर रहा है? तो सवाई जय सिंह कर रहा है 1741 में। कौन से मराठा पेशवा के साथ? तो बालाजी बाजीराव के साथ में समझौता किया जा रहा है। आप देखिए, वह राजा जो अपने बाहुबल से, अपनी डिप्लोमेसी से न केवल राजस्थान की रियासतों को मुगलों के खिलाफ एक करता है, बल्कि अपने राज्य आमेर पर कब्जा करता है और सवाई और अजीत सिंह को भी मारवाड़ दिलवाता है। वह राजा जो ये तय करता है कि भरतपुर में राजा कौन बनेगा, बूंदी में राजा कौन बनेगा, जोधपुर बीकानेर की लड़ाइयां वो डिसाइड करता है। मुगलों की तरफ से मालवा मिलने के बाद मराठों से लड़ता भी वही है, राजस्थान के राजाओं को मराठों के साथ में एकजुट करने के प्रयास भी वही करता है, मराठों और मुगलों के बीच में भी समझौते वही आदमी करवाता है। तो अपने समय का एक बेहतरीन योद्धा रहा होगा, कूटनीतिज्ञ रहा होगा, डिप्लोमेट रहा होगा। और हम देखते हैं कि अक्सर जो राजा लड़ाइयों में अपना जीवन गुजारते हैं उनकी कल्चरल एक्टिविटीज थोड़ी कम होती है, जिसके अपवाद हम राज सिंह और कुंभा को देखते हैं, वरना हम सांगा के जीवन काल में उसकी कल्चरल एक्टिविटीज नहीं देखते हैं। सवाई जय सिंह इसका ठीक उल्टा है। अपनी कल्चरल एक्टिविटीज से तो इस राजा को दुनिया का महानतम राजा घोषित कर दिया जाना चाहिए। क्या इंटेलिजेंट आदमी रहा था सवाई जय सिंह अपने समय का, हम देखते हैं।